चलो, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स पढ़ना है आज, ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स माने क्या है यहाँ पर, जो 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे और जो 11th या 12th में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, इन दोनों में अलग क्या चीज़ है पता है। 10th स्टैंडर्ड का जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो ज्योमेट्री पर बेस्ड होता है, बहुत बारीक बारीक बातें बता रहा हूँ, किताब में नहीं है। 11th और 12th का जो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या, जब हम 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री करते थे तो हम क्या करते थे यूजुअली, ठीक है, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते थे। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद यहाँ 90 डिग्री यहाँ पे थीटा हो गया, ठीक है ना। और फिर हम जो नाम देते थे, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है, बराबर है। मतलब वो तुम ऐसे कहना है तो वैसे भी कह सकते हो, अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेनियस, ठीक है ना। यूजुअली CBSE में इस तरह से कहा जाता है, परपेंडिकुलर बेस और हाइट कहा जाता है, ठीक है। चलो मैं वैसे ही लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। ये हाइपोटेनियस था, ये क्या था, अपोजिट साइड था, और ये क्या था, एडजेसेंट था, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, ये हम करते थे, बराबर है। फिर हम इसके हिसाब से अलग अलग रेशियोज़ निकालते थे, और कितने रेशियो होते थे हमारे पास, टोटल 6 रेशियो होते थे। तो हम अलग अलग करके कितने रेशियो निकालते थे, हाँ, तो अलग अलग करके हम लोग कितने रेशियो निकालते थे, 6 रेशियो निकालते थे। अब जब हमारे 6 रेशियो हो जाते थे तो फिर क्या करेंगे, तो वहाँ पर हमारा 10th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री इस पर बेस्ड होता था और यहाँ पे ख़त्म हो जाता था हमारा पाइथागोरस थ्योरम। जैसे कि कुछ अगर रेशियो हम लोग लिख लें, साइन थीटा क्या होता था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। टेन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम और चीज़ें यहाँ निकालने जाए तो साइन का उल्टा क्या होता था, कोसेक थीटा क्या होता था, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, बराबर है। कॉस का क्या होता था, सेक थीटा, वो क्या होता था, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। टेन का क्या होता था, कॉट थीटा, वो क्या होता था, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं, ये पढ़ी है नहीं पढ़ी है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये जो हमने पढ़ लिया था, तो ये तो 10th स्टैंडर्ड में यहाँ ख़त्म हो जाता था। अब इस ट्राइंगल को उठाना है और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख देना है, ठीक है ना। मतलब अब क्या करेंगे, अब आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे ऐसा, इसके अंदर आप ट्राइंगल को रख सकते हैं। आप ट्राइंगल को ऐसे भी रख सकते हैं, आप ट्राइंगल को यहाँ रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ऐसे करके यहाँ रख दिए। आप ट्राइंगल को यहाँ भी रख सकते हैं, इस ट्राइंगल को आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 90, यहाँ पे थीटा है आपके पास, है ना, इस तरह से भी रख सकते हैं, बराबर है। तो अब जाके तुम्हारा जो 11th या 12th स्टैंडर्ड का हायर जो ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका, हायर ट्रिग्नोमेट्री किस पर बेस्ड होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड होगा, ठीक है ना। हम एकदम बेसिक से लेकर जाएंगे आपको। तो ये किस पर बेस्ड होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। ये ज्योमेट्री पर बेस्ड था, तो ये किस पे बेस्ड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड है। हमारे 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर का नाम क्या था, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हमारे 11th या 12th में, हम 12th में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यानी कि 10th में जो पढ़ते थे ये कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, बराबर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहलाते हैं। आज हम जो 12th में पढ़ेंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो रेशियोज़ के बारे में नहीं, हम फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x है तो ये क्या कहलाएगा, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। समझ में आई बात, तो ये फंक्शन हो गया। अब हम इस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये फंक्शन किस तरह से बिहेव करता है और क्या क्या चीज़ें इसके साथ में होती है, ठीक है। इस पर जाने से पहले सबसे पहले हम रेडियन को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास रेडियन कैसे आता है, थीटा कैसे आता है, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात, अगर मैं एक सर्कल ले लूँ, ठीक है, मैंने एक सर्कल ले लिया, इसका सेंटर है, सेंटर से यहाँ पर क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा, हाँ, यहाँ पर ये क्या है, रेडियस है। यहाँ से सर्कल के एक हिस्से को क्या कहते हैं, इतने हिस्से को क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे, वेरी गुड, इसे आर्क कहते हैं। आर्क को मैंने नाम दे दिया एल, क्या नाम दे दिया, एल। तो अगर मुझे थीटा निकालना है ना, तो बेसिक एंगल का डेफिनेशन क्या है, बेसिक एंगल का डेफिनेशन है एल अपॉन आर। यानी कि मैं लेंथ ऑफ आर्क को रेडियस से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। ये आपके बुक के इंट्रोडक्शन में है, ठीक है। तो ये बेसिक एक आपके पास ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं फ्रेम के बाहर चला गया कि इसके बाद नहीं ना, मैं नीचे भी थोड़ी बात लिखता हूँ ताकि मैं एक साथ कुछ और बातें बता सकूँ। इसके अलावा और एक सबसे बेसिक बात से शुरू कर दें, जब भी हम कोई एंगल बनाते हैं, एक एंगल का डेफिनेशन क्या होता है,
किसे एंगल कहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल क्या है तो आप क्या बताएंगे? एंगल क्या है आपके हिसाब से? एंगल क्या है? हाँ, ये तो हो गया, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस तो हो गया एक एंगल। इनिशियली अगर सपोज करो आपको मालूम ही नहीं है, एक लेमैन की भाषा में आपसे एंगल पूछा जाए, आप 11 साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचते, आप 10वीं में ही निपट जाते हैं एंगल से, है ना। अगर आपको पूछा जाए एंगल क्या, तो क्या बोलेंगे आप? एंगल का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? दो लाइन के बीच में जो स्पेस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? एंगल है। ये दो लाइन है ना, इन दो लाइन के बीच में जो स्पेस बन रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। एज सिंपल एज दैट, गॉट इट। तो ये मेरा एंगल होता है, ठीक है। अब किसी भी एंगल को बनने के लिए दो लाइन की ज़रूरत है, यानी कि जब दो लाइन हमारी बनेगी तो अब हम उसको ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह से लिखेंगे? जब दो लाइन हमारी बनेगी तो ट्रिग्नोमेट्री में हम उसे इस तरह से लिखेंगे। ये जो पहली लाइन होगी इसे कहेंगे इनिशियल आर्म, ठीक है। ये 10 स्टैंड में है ये। अब इसके अलावा अब यहाँ से आपने शुरू किया, अब ये यहाँ से लेके आप यहाँ तक घूम गए, आप यहाँ तक आ गए, तो ये आर्म को क्या कहेंगे हम लोग? टर्मिनल आर्म, ठीक है। इसके बीच में क्या बनेगा? आपका एंगल बनेगा। इतनी बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये आपका इनिशियल आर्म है, जहाँ से आपने शुरू किया, यहाँ से आपने शुरू किया, ये आपने यहाँ से शुरू किया, आप यहाँ से यहाँ तक आके रुक गए, तो यहाँ पर ये मेरा हाथ ये वाला क्या हो गया? इनिशियल आर्म। और ऐसे आके आप यहाँ तक रुक गए तो क्या होगा? टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब ही क्या होता है? एंड होना। तो ये आपको क्या हो गया? एंड वाला आर्म हो गया। इतनी बात समझे? अच्छा, दो बातें और समझने की ज़रूरत है। आपको ये नाम सुना होगा और ये आपको पता भी होगा, एंटी क्लॉकवाइज आप लोग समझते होंगे, और आप ये भी समझते होंगे कि क्लॉकवाइज किसे कहते हैं। ये दो बातें भी आपको समझने की ज़रूरत है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या? एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट में, क्लॉक के अगेंस्ट में। हम क्लॉक के अगेंस्ट में कैसे घूमेंगे? हाँ, आ जाओ, तो वायर देखना खाली बेटा। निहाल मुकादम किधर है? आ रहा है अभी? कभी आ रहा बोलना? 1 घंटे का लेक्चर है बोलना, आधा घंटा लेट हो गया। नहीं, तुम बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, किधर बैठ जाओ बेटा। हाँ ठीक है, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज और क्या है? क्लॉकवाइज है। आएँ, जल्दी आएँ। 1 घंटे के लेक्चर में आधा घंटा लेट हैं आप। संभालो वायर, देखो संभाल के जाओ, ठीक है। हाँ, तो ये इनिशियल आर्म हो गई, ये घूम के यहाँ तक गए तो क्या हो गई? टर्मिनल आर्म हो गई। यहाँ तक बात है। आप लोगों ने अच्छी खासी चीज़ें मिस कर दी हैं, बाद में वीडियो में देख लेना। ये तकल्लुफ़ आप लोगों के लिए हो रही है, ठीक है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्या है? क्लॉकवाइज। अब ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का मतलब क्या? हमने ट्रिग्नोमेट्री में रोटेशन को साइन दे दी। क्या दे दी? रोटेशन को साइन दे। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो हम उसे पॉजिटिव कहेंगे, और अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या कहेंगे? नेगेटिव। समझाता हूँ। फ्रेम के बाहर हूँ? बाहर हो, ठीक है, मैं यहीं पे समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे मेरा एंगल इस तरह से घूम रहा है, ये थीटा है, मेरा एंगल इस तरह से घूम रहा है। हाँ, अगर इमेजिन करो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो क्लॉकवाइज में यहाँ पे 4 जाएंगे, तो ये कौन सा एंगल है? एंटी क्लॉकवाइज है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये कौन सा एंगल होगा? पॉजिटिव एंगल। समझ गए? इतनी बात समझ में आई। अब मैं यहीं पर हूँ, ठीक है ना। अब मैं ऐसे एंगल को घुमा रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये क्लॉकवाइज है, तो कौन सा एंगल होगा? नेगेटिव। तो इसको साइन क्या दी जाएगी? नेगेटिव दी जाएगी। बेसिक्स इतना समझे? अब तक हमने रिवाइज क्या किया? हमने ये समझा कि 10th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री में और कॉलेज सेक्शन की ट्रिग्नोमेट्री में फ़र्क क्या है। 10th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री प्योर ज्योमेट्री पर बेस्ड होती है, कॉलेज सेक्शन की ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड होती है। ये वाज़ेह फ़र्क कोई नहीं बताता, ये आपको NCERT अगर आपने पढ़ी है तो ये आप बता सकते हैं, वरना महाराष्ट्र की बुक में नहीं लिखा हुआ। ये बेसिक डिफरेंस एक साइंस के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ये दोनों ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या है। हम 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसमें, और ये रिवाइज करा रहा हूँ, ये हो चुका है। हम जो 10th स्टैंडर्ड की जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। हम जो 12th स्टैंडर्ड की जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम रेशियो ये अलग है, फंक्शंस ये है, ये अलग बात है, बराबर है। ये मैंने ट्राइंगल को उठाया और यहाँ ला के डाल दिया। तो 10th स्टैंडर्ड वाला सिर्फ ज्योमेट्री पर बेस्ड था, हम यहाँ उठाकर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाकर उसको रख देते हैं। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि किसी भी एंगल को बनने के लिए 2 चीज़ें लगती हैं, एक इनिशियल आर्म और घूम घूम के टर्मिनल आर्म। हाँ, उससे पहले हमने एक और एक चीज़ पढ़ी, हमने एंगल का डेफिनेशन पढ़ा। एज पर योर टेक्स्ट बुक किसी एंगल का डेफिनेशन क्या है? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। तो आप करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? एंगल मिल जाएगा। उसमें जाना नहीं चाहता, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर बताने के लिए। चैप्टर में बहुत है, अगर मैं इंट्रोडक्शन ही पे जाऊँ ना तो मैं 4 लेक्चर इंट्रोडक्शन के दे सकता हूँ, 1-1 घंटे का एक लेक्चर, ठीक है ना।
और मैं जाना नहीं चाहता, लिमिटेड अमाउंट में पढ़ेंगे। फिर हमने डायरेक्शन के बारे में पढ़ लिया, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के बारे में। इतनी बात समझे? फटाफट कॉपी करो। हाँ जी, तो यहाँ तक होने के बाद ठीक है, लिख लेना, वरना वो कर लेना, बाजू वाले से ले लेना अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मुझे बताएंगे कि हमने आज तक मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री का एंगल कहाँ तक पढ़ा है। अगर हम 10th स्टैंडर्ड की बात कर लें, 90 तक पढ़ा है। क्या 90 के आगे हम एंगल बना सकते हैं? ठीक है, कहाँ तक बना सकते हैं? कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, है ना। अगर इन्फिनिटी तक बना सकते हैं, अगर मैं बोलूँ तुमको साइन का 15,000 एंगल निकालो, साउंड्स फनी, पर निकाल सकते होंगे, कोई तो तरीका होगा, क्योंकि मैथ साइंस वाली यही होता है ना, हम यही करते हैं ना, जो अनएक्सेप्शन लगता है हमको तो हम वही देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा वो करने की कोशिश करते हैं। 15,000 निकालेंगे नहीं, बट मैं आपको तरीका बताऊँगा। वैसे कैल्सी में निकल जाता है, साइंटिफिक कैल्सी जो होती है ना, उसमें निकाली जाती है सारी वैल्यूज़। ठीक है, हाँ जी। तो ये होने के बाद, अरे फ़ैन तो ऑफ नहीं करूँ, थोड़ा सा गर्मी होगी, क्या करें, लाइट आई नहीं है ना, अब मालूम नहीं पड़े। चलो ठीक है, देखते हैं, जब एकदम गर्मी होगी तो देखेंगे क्या कर सकते हैं। आज ही तो माइक ठीक हुआ है, फिर लाइट चली गई है। हाँ, कहाँ था मैं? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक इनिशियल आर्म को ले रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो ये मालूम है मेरा, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा? बनेगा ही नहीं, है ना, 90 से क्या बड़ा है। ठीक है, अब मैं इसी सम को यहाँ से ऐसे लेके जाता हूँ। मैं यहाँ से आया, यहाँ से चलना शुरू किया, ये 90 को क्रॉस कर दिया। यहाँ पर क्या होता है, 180 होता है, ये 180 को भी क्रॉस कर दिया, ये ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, बराबर है। अगर मैं ऐसे ही एंगल लूँ, फिर से ले लूँ, और मैं ऐसा पूरा घूम जाऊँ तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब फिर उसी में मैं फिर से एक और एक घूम जाऊँ, कितना होगा, 720 होगा। ऐसे मैं घूम घूम के एंगल बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ? और मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बनाकर मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी पर भी जा सकता हूँ और मैं नेगेटिव इन्फिनिटी पर भी जा सकता हूँ। तो मेरी पॉसिबिलिटी क्या है, मेरा थीटा क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक लाई करेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक क्या करेगा, लाई करेगा। इनके बीच में ये पूरा लाई करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अच्छा, होने के बाद यानी कि आपको इससे ये मालूम पड़ा कि एंगल्स आपके कैसे हो सकते हैं। मेरा पेन बदल गया। एंगल्स आपके कैसे हो सकते हैं, एंगल्स कैन बी पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है ना, टू नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप लेकर जा सकते हैं एंगल्स को। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं इसके। ये तो समझ आ गया। अब एंगल को मापा किस में जाता है, नापा किस में जाता है, डिग्री में। इसके अलावा किस में नापा जाता है, रेडियन में नापा जाता है। हम सबको मालूम है कि रेडियन में नापा जाता है। तो जैसे कि एंगल को मेजर करने के, एंगल कैन बी मेजर्ड बाय, एंगल को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, मेजर्ड बाय दो चीज़ों से हम मेजर करते हैं। एक तो या तो डिग्री से मेजर करते हैं, या तो किससे मेजर करते हैं, रेडियन से मेजर करते हैं। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर क्या कहते हैं 180 डिग्री है, तो वो कितना होता है, पाई रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाई रेडियन। इतनी बात समझे। ये साइन सी किसकी साइन है, रेडियन की साइन है। ठीक है, तो 1 डिग्री कितना होगा, अगर मुझे 1 डिग्री चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पाई बाय 180 करना पड़ेगा। और 1 रेडियन पूछूंगा तो क्या करना पड़ेगा, 180 बाय पाई होगा, ये यहाँ चला जाएगा। सो 180 बाय पाई। तो 1 डिग्री अगर किसी ने पूछा तो ये करना है, 1 रेडियन पूछा तो क्या करना है, ये करना है। पर अब हम बड़े हो गए, ज़माने बदल गए, तो हम चीज़ों को डिग्री में बात करेंगे ही नहीं। हम किस में बात करेंगे, रेडियन में बात करेंगे। अगर हम रेडियन में बात करेंगे चीज़ों को, तो मुझे ये बताओ, मैं छोटे छोटे इंटरवल पे लिखाता हूँ ताकि हम फ़ैन ऑन कर सकें सारी चीज़ें। पाई इज इक्वल टू कितना है, 180 है। तो हमारे जो फेवरेट एंगल्स है उसको अगर हम
इसके फॉर्म में लिखना शुरू करें, रेडियन के फॉर्म में लिखना शुरू करें, तो 90 क्या होगा, π/2 होगा। 90 से छोटा कौन सा आता है, 60 आता है। 60 क्या होगा, π/3 होगा। हाँ, फिर क्या आता है 45, 45 कितना होगा, π/4 होगा, है ना। और क्या आता है 30 आता है, 30 कितना होगा, π/6 होगा, बराबर है। फिर 0 पे तो 0 ही रखना है, ठीक है, समझ गए। तो ये सारे जो हमने, ये डिग्री था और हम इसे सबको किस में लिखें, रेडियंस में हमको लिखना था। तो ये हमारे सबसे मिले जुले एंगल जो रेडियंस में आते हैं वो, समझ गए इतना, लिखो। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातें, अभी लग रहा होगा ये तो बहुत छोटी छोटी बात है। अब ये छोटी छोटी बातों पे हम बहुत सारी चीज़ों को बिल्डअप करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक ये भी याद रखें, ये चीज़ भी याद रखें, एक डिग्री जो होती है उसको हम अगर मिनट्स में कन्वर्ट करें तो एक डिग्री में 60 मिनट्स यूजुअली ऐसे लिखे जाते हैं, ऐसे। तो ये एक डिग्री एक मिनट की निशानी है, ठीक है ना। और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो वो ऐसे लिखे जाते हैं, ये मिनट्स हैं और ये क्या है 60 सेकेंड। याद रहेगा, ये दो बातें भी याद रखनी, वरना आपको लगेगा कि पढ़ा नहीं था कहीं, ठीक है। ये सब 11वीं कक्षा में हमने देखा हुआ है। अब ये होने के बाद क्या, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या करें, मैं सोचता हूँ कभी कभी मेरे बैड लक पे, सिर्फ बैड लक पे भी एक सीरियल बन सकता है। कल माइक ख़राब था, लाइट नहीं है, ठीक है, जाने दो, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको एक रीज़न भी दे देता हूँ। हम ऑल सिल्वर टी कप्स लिखते हैं, तो हम ऐसे कैसे डिसाइड कर लेते हैं हर क्वाड्रेंट में यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ ये। हालांकि रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, पर मेरे को लगता है कि शायद बता दे तो थोड़ा सा बेहतर होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी। हमको मालूम है कि अपना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये 4 खानों में डिवाइडेड है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका नंबर नहीं बदल सकते अपन, यही पहला, यही दूसरा, यही तीसरा, यही चौथा, ठीक है ना। तो फिर हम यहाँ पे ये लिखते हैं ऑल सिल्वर टी कप्स, सब अलग अलग बोलते हैं, टी और कप्स, ठीक है ना। तो सब लोग अलग अलग कहते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग लिखते हैं। ऑल माने सारे रेशियोज़ यहाँ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ साइन और कोसेक, यहाँ टेन और कॉट, और यहाँ पर कॉस और सेक, ठीक है ना। अब ये ऐसा होता क्यों है, यूजुअली किताब में नहीं दिया, ये एक्स्ट्रा बता रही, ये होता क्यों है। आप यहाँ पर कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ले, आप देखेंगे इस हिस्से पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, इस हिस्से पर भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लें, वो इसी ट्राइंगल से बनता है। अगर ट्राइंगल का बेस और परपेंडिकुलर हाइट पॉजिटिव है, हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मैं बताता हूँ, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ओरली हो रही है। अब से मैं ऐसे बोलूँगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा, समझ गया। अब मैं एडजेसेंट अपोजिट नहीं बोलूँगा, और 10th में बोलता था, अभी नहीं बोलूँगा, आदत डाल लो। बड़ी बड़ी आंखों से देखना नहीं मुझे, ये क्या लिख दिए, ठीक है, ये ऐसा है। और हमेशा याद रखो, हाइपोटेनस तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हाइपोटेनस पॉजिटिव होगा ना। क्यों? क्योंकि वो तो h² है ना, h² = p² + b²। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव निकलेगा क्या, यहाँ पे नहीं निकलेगा, ये तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट, याद रखना। हाँ, अच्छा, अब यही ट्राइंगल को उठा के आप यहाँ ले लें, तो बेस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। परपेंडिकुलर हाइट कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है और ये भी वाई एक्सिस का क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, समझे, ऐसा बनता है। अब यही ट्राइंगल को उठा के यहाँ रख लें, अगर ये ट्राइंगल को उठा के यहाँ रख ले तो क्या होगा, बेस इधर आ जाएगा। लेफ्ट में जब बेस आता है तो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो जिन जिन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बेस का इस्तेमाल होगा वो सब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। समझ में आया, ऐसे। और फिर वैसे 10 के लिए, और फिर यहाँ पर कॉस और सेक के लिए, समझ में आया। तो इस हिसाब से ऑल सिल्वर टी कप्स क्या होता है आपका, बनता है, ठीक है। तो ये एक बात आपको याद रखनी है। मेरे को टॉपिक वाइज जाना था आज, काफ़ी सारी चीज़ें। अच्छा, ठीक है, ये समझ गए ना। अब चलो यहाँ से थोड़ी सी अग्नि परीक्षा आपकी शुरू करते हैं। चलिए, बन गया यहाँ पर, यहाँ पे इमेजिन करेंगे ये यहाँ पर है, तो ये बेस यहाँ पर है, तो ये बेस यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, यहाँ बेस क्या है, पॉजिटिव है।
यहाँ पर आप बना लें। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यहाँ पर नेगेटिव है, बेस भी नेगेटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप बना ले तो परपेंडिकुलर बेस और ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ साइन ऑफ 720 डिग्री। मुझे बताएं कि साइन 720 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अच्छा, एक चीज़ और लिख देता हूँ, ये 0 है, ये 90 को क्या लिखेंगे, π/2, ये पाए, ये 3π/2, ये क्या होगा 2π, बराबर है ना। मेरे को बताओ साइन 720 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। कैसे, मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा, घूमूंगा 360, फिर यहीं आऊँगा, गोल घूम लिया ना पूरा, ऐसे हुआ ऐसे गोल घूम लिया, वहीं आ गया, फिर वहीं से शुरुआत करी, फिर वहीं आ गया गोल घूम के, कितना हो गया 720 हो गया। साइन 800 का आएगा पक्का। 800 के लिए क्या करोगे, 720 पे तुम यहीं आओगे, कितना बचा 80 बचा, तो पहले ही क्वाड्रेंट में घूमोगे ना 80 के लिए भी। साइन 820 कहाँ आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। ऐसे डिसाइड करना है, ठीक है ना। हाँ, नादिया बताएगी tan 400 किधर जाएगा, tan 400 की साइन और क्वाड्रेंट बताओगे कहाँ आएगा। आराम से, गलत तो गलत, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स थोड़ी ना दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा क्योंकि 360 होगा और यहाँ पर 40 आएगा, और यहाँ पे 10 क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। हाँ, न्यू जो एरिया, हाँ 450 है, कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। हाँ, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये बात समझ नहीं, एंगल पॉजिटिव कब होंगे, नेगेटिव कब होंगे, इतनी बात समझी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक है ना टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया। अच्छा, मैंने टेक्स्ट बुक खोल के रखी थी। टेक्स्ट बुक में एक टेबल है जहाँ आपको दिया कि ये सारे वैल्यूज़ फाइंड आउट करो। यहाँ नहीं, इसमें नहीं, 11th केस में है, मत ढूंढो उसमें, ठीक है ना। एक टेबल दिया हुआ है जहाँ साइन लिखा हुआ है। साइन अपन ज़्यादा नहीं लेते, साइन cos 10 ले लेते हैं, यहाँ पर साइन cos 10 लेते हैं, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा। और आप लोग ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करके बताओ मुझे, किसकी, 150 डिग्री पर, मतलब साइन 150 डिग्री निकालना है, cos 150 डिग्री निकालना है, tan 150 निकालना है। वो क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है इस सब का निकालने का, आपको ऐसे एंगल्स में स्प्लिट करना पड़ता है जो आपको नोन है, फिर उसके बाद क्वाड्रेंट एक्सिस के आपको साइन तो देखना है। जैसे कि पहला वाला साइन 150 कैसे निकालेंगे, 180 माइनस क्या करेंगे 30। क्या मैं 90 + 60 कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ठीक है, करके देखो। मैं जानबूझ के क्वेश्चन लिया हूँ क्योंकि इसमें, ठीक है। तो आंसर निकालने का आता, क्या आंसर है, साइन 150 के लिए क्या आंसर है, 1/2, cos 150 के लिए -√3/2, और tan 150 के लिए -1/2, ठीक है। क्रॉस चेक तो नहीं किया पर आशा करते हैं कि सारे आंसर्स सही होंगे, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस के लिए कुछ एंगल्स बना के देखेंगे ताकि हमें और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हाँ, तो ये होने के बाद अब ये बातें तो आपको समझ आ गई है कि कहाँ साइन कैसे डालनी है वो समझ नहीं आनी चाहिए, क्वाड्रेंट एक्सिस से साइन कैसे डालनी है, और तोड़ना कैसे, हमेशा स्टैंडर्ड एंगल में तोड़ना है, चाहे वो प्लस में तोड़े माइनस में तोड़े फ़र्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड एंगल में तोड़े। स्टैंडर्ड एंगल मतलब 0, 30, 45, 60, 90, 180, आगे 180 का भी वैल्यू याद रखने का, साइन पाई का, साइन 2π का, वो पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा वो भी, ठीक है। पाई पे क्या वैल्यू, 2π पे क्या वैल्यू, +1 -1 के बीच में वो खेलता रहेगा, ठीक है। इतनी बात ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ें। अच्छा, अब हम कुछ एंगल्स बनाने की कोशिश करेंगे। ये एंगल्स हमें पता होने चाहिए कैसे बनते क्या हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग अभी, ठीक है। अच्छा, कुछ एंगल्स बनाने हैं अभी, जैसे कि एक एंगल हमें बनाना है 180 डिग्री का, कि 180 डिग्री का एंगल कैसे दिखेगा। एक एंगल बनाएंगे हम जानबूझ के, चलो ये एंगल बनाते हैं 360 डिग्री का, एक एंगल बनाते हैं 0 डिग्री का। जो क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ वो भी बता रहा हूँ। एक बनाएंगे -30 डिग्री का और एक बनाएंगे -420 डिग्री का, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एकदम, ठीक है ना। अब इनिशियल आर्म यहाँ है, ठीक है ना। 360 डिग्री कैसे बनेगा, पूरा घूम के आएगा, ये 360 डिग्री होगा, अरे होगा या नहीं होगा, तो ये 360 डिग्री का एंगल हो गया। 180 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, ये पूरा स्ट्रेट एंगल जो बनता है हमारा, ये कितना होता है 180 डिग्री। मैंने सपोज़ करो यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक गया, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री का। 0 डिग्री का एंगल स्ट्रेट वही होता है ना, यही होता है। तो क्या मैं 0 डिग्री का एंगल या ये एंगल सेम बोल सकता हूँ, वहीं आ रही है ना पोजीशन, तो सेम है,
एंगल बदल रहा है, ठीक है ना, पर उसका वैल्यू आगे जाके क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा ना। मैं अरे 180 पे चेक कर लूँ, ठीक है, इस पर चेक कर लूँ, ठीक है। अच्छा मेरे को बनाना है साइन ये क्या बोलते हैं -30 डिग्री बनाना है। बताओ -30 डिग्री कैसे जाओगे, है ना, ऐसे जाओगे ना -30 डिग्री, समझ रहे हो ना, ऐसे जाओगे -30 डिग्री, क्लॉक वाइज जाना है ना, ऐसे होगा ना, नीचे की तरफ बनेगा। -420 कैसे बनेगा, एक तो नंबर ही इतना हार्ड है 420, ठीक है ना। -420 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घूमना कहाँ से पड़ेगा, यहाँ से ना, हाँ यहाँ से घूमना पड़ेगा, 360 पे घूम लिए। अब 360 के नीचे यानी कि इसी क्वाड्रेंट में आएगा ना, 420 जो वाला एंगल बनेगा कहीं ना कहीं आपका यहीं कहीं बनेगा ना एंगल, वो है ना। 360 में कितना मिलाना पड़ेगा, 80, है ना, 360 नहीं 60 मिलाना पड़ेगा ना 400, तो यहीं पर बनेगा ना कहीं पर, है ना, यहीं कहीं तुम्हारा एंगल बनेगा -420 का। इतनी बात समझ गए, माइनस प्लस सब समझ गए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग काम की बात पर, ठीक है ना, वो बोलने वाला है वैसे पक्का समझ आया ना। ये आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं 2 किताब मिला के पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा स्टेट बोर्ड और NCERT का, दोनों मिला के बता रहा हूँ ताकि तुम्हें सारी चीज़ें समझने आ जाए। मेरे को अभी 1 घंटा लगा है भाई ये पेपर लिखने को खाली, ठीक है। हाँ जी, अब हम है ना ये सीखते हैं डोमेन और रेंज के बारे में। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बार्टर सिस्टम खेलेंगे अपन। 3 मैं बताऊँगा, 3 आप बताएंगे, आप लोग कल बताएंगे, हाँ 3 मुझे, ठीक है ना, चाहे पढ़ के आएँ, देख के आएँ, कुछ भी करके बताएंगे। डोमेन और रेंज पढ़ना है, मतलब क्या, डोमेन और रेंज का मतलब क्या, टेन थीटा या साइन डे, सपोज करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या टॉम एंड जेरी की तरह है, ठीक है ना, ये भाग रहे घर में, ये कहाँ तक भाग सकते हैं ऐसा। पहली बात हमें ये याद दिलाना पड़ेगा पहले आपको कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। याद है कुछ, वो पुराने दिन सेकेंड वेव से पहले वाले जब हम पढ़ते थे डोमेन और रेंज के बारे में। सबसे आसान भाषा में डोमेन और रेंज क्या याद रखना है, इनपुट, हाँ, रेंज क्या होता है, आउटपुट, ठीक है ना। अब ये ऐसा नहीं कि इनपुट बोला तो कुछ भी इनपुट रख देना, जैसे कि तुम्हारा खाना जो है वो तुम्हारा इनपुट है, भाजी नहीं खाऊंगा तो तुम्हारा इनपुट में से निकालना पड़ेगा ना। थोड़ा समझा देता हूँ, उसी टर्म्स में समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथेटिकल एक बच्चा लेते हैं, इसका नाम सनी है, भाजी नहीं खाता है वो, ठीक है, इंसान है, इनपुट तो होगा, तो वो कहेगा कि ऑल फूड बट, यानी कि माइनस वेजीज, नो वेजीज, समझ गए ऐसा, हाँ सॉरी चलो, नहीं थोड़ा बेटर एग्जांपल देना पड़ेगा, साइन का एग्जांपल देना, ठीक है, चलो। हाँ, साइन के लिए ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। डोमेन और रेंज पढ़ने के परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या हाइपोटेन्यूस है, ठीक है ना। हाँ, साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या कल हमने कुछ पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूस क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, नहीं होती है ना। अगर सबसे बड़ी साइड होती है तो मेरे को ये बताओ, इसमें तो पहले तो ये रेंज, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ रेंज के बारे में बताने जा रहा हूँ, पर मुझे थोड़ा डोमेन के बारे में बताना पड़ेगा। ऐसे अब इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं दूंगा, याद रखो साइन में आप कौन कौन सी वैल्यू को डाल सकते हो, कोई भी वैल्यू को डाल सकते हो। साइन थीटा निकालना है, आप 30 ले लो, 45 ले लो, 85 ले लो, 90 ले लो, 100 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। नेगेटिव में निकाल सकते हो साइन की वैल्यू। क्या माइनस साइन 30 पॉसिबल है नहीं, -1 साइन 150 पॉसिबल है नहीं, है ना पॉसिबल। तो इसके डोमेन में कौन सी वैल्यूज आएगी, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। अरे मतलब इस थीटा पर तो तुम कोई भी वैल्यू रख सकते हो ना, साइन ऑफ -30 -80 कुछ भी निकाल सकते हो, तो ये इसका डोमेन ही हो गया, ठीक है। अब मैं रेंज के एक्सप्लेनेशन पे आता हूँ, अब इसके आउटपुट में आता हूँ, ठीक है ना। अब मैं आउटपुट में आऊँगा तो मुझे बताओ, ये फंडा क्लियर हो रहा है, डोमेन रेंज का फंडा क्लियर है। आपको कुछ रखना है, फंक्शन में कोई वैल्यू रखनी है। ये फंक्शन है मेरा, साइन x मेरा एक फंक्शन है, मैं यहाँ कुछ रखूँगा। मैं क्या रख सकता हूँ, ब्रह्मांड में जितने नंबर है उसमें से कोई भी नंबर, चाहे वो नेगेटिव साइड वाले हो चाहे वो पॉजिटिव है, इस ब्रह्मांड के कोई भी नंबर हो मैं यहाँ पे उसको रख सकता हूँ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो इसीलिए क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव है। अब ये क्या आउटपुट है, तुम बोलेंगे आउटपुट भी तो ऐसे होगा, जब इनपुट में कोई भी नंबर रख सकते हैं तो आउटपुट में भी माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी आएगा, नहीं आएगा। क्यों, कोई भी नंबर आ सकता है ना आउटपुट में,
साइन का वैल्यू आपने सबसे बड़ा वैल्यू अब तक साइन का कौन सा देखा टेन साइड में? 1। साइन 90 कितना होता है? 1, क्योंकि हम 0, 1/2, 1/√2, 1/√2, √3/2, 1 है ना। मैक्सिमम वैल्यू आपने क्या देखा है? 1 देखा है ना। क्या साइन का वैल्यू 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 8 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्यों नहीं आ सकता? पर क्यों ऐसा? पर ऐसा क्यों? उसकी रेंज हम कैसे बोल लेंगे कि वो -1 और +1 ही रहेगी? एक तो हो गया कि हम समझ लिए कि किताब में लिखा है, पर इससे अंदाज़ा लगाएं ना, हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ा होगा, है ना। अपोजिट साइड हमेशा उससे छोटा होगा, अनलेस एंड अनटिल साइन 90 कितना हो जाता है? 1। ये एक केस है ना, 1 हो जाता है। 1 होने के लिए क्या होगा? अपोजिट और हाइपोटेन्यूस को इक्वल होना पड़ेगा ना। कोई रेशियो 1 कब होता है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तभी तो 1 होता है। नाराज़ हो गए तुम लोग, नहीं समझ रहे हो? समझना, 100/100 1 होगा, 1,00,000/1,00,000 2/2 1 होगा, है ना। होगा या नहीं होगा? यार शोल्डर दुख रहा है, पता नहीं क्या हो गया, तो बच्चे ने बदवा दी थी। मजाक कर रहा हूँ, मतलब बहुत होमवर्क देता है याद नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, तो यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 जा सकता है। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस और अपोजिट जब इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वरना हर केस में हाइपोटेनियस जो होगा वो बड़ा होगा, और ये बड़ा होगा तो आंसर किस में आएगा? 0 पॉइंट में आएगा ना। आप कोई भी नंबर ले ले, डिनोमिनेटर अगर आपका बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो हमेशा आंसर 1 से लेस आएगा ही नहीं आएगा। बेसिक फ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ 100 ले ले, यहाँ 99 ले ले, यहाँ 1,00,000 ले ले, यहाँ 99,999 ले ले, तो भी आंसर किस में होगा? 0 पॉइंट में होगा। इसका मतलब क्या? हाइपोटेन्यूस हमेशा क्या है? लॉन्गेस्ट साइड है, उससे छोटी साइड ऊपर आएगी। तो ये आंसर हमेशा मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 1 तक जा सकता है। और उल्टा लेंगे तो वहाँ पे कहाँ तक जाएगा? -1 तक। इसीलिए इसका आउटपुट क्या आएगा? -1 से 1 के बीच में आएगा, या -1 आएगा। समझे? ठीक है। तो इसके लिए कहाँ तक जाएगा ये इंक्लूडेड है यहाँ पर, तो ये होगा -1 से 1 के दरमियान। समझ में आया इसका डोमेन और रेंज? कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर आपसे डोमेन और रेंज पूछे तो आपको ये बताने आना चाहिए। मैं इसको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब आप एंट्रेंस के लिए बैठेंगे ना, तो आप एंट्रेंस के लिए बैठेंगे तो कुछ सवाल आपके पास होंगे जो किताब में नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। तब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलना चाहिए, वरना इतनी मेहनत मैं भी नहीं करता, सम पे जंप कर दिया होता अब तक मैं। एक लेक्चर में वरना इंट्रोडक्शन देते बैठो मैं। तो ये किसका था भाई? साइन का था, ठीक है ना। कॉस पे आते हैं। कॉस का डोमेन और कॉस का क्या है? रेंज, ये बताना है, ठीक है ना। कॉस का फॉर्मूला क्या? हाइपोटेन्यूस। सेम वही केस है ना। वैल्यू तो कोई भी रख सकते हो, है ना। वैल्यू तो आप यहाँ पर, आपको जब डोमेन में वैल्यू रखना है तो आप यहाँ पर तो कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हो, इसीलिए आपके पास तो ये क्या डोमेन क्या रहेगा। हालांकि मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। डोमेन के लिए एक पॉइंट है जहाँ पे हम डिनोमिनेटर को काउंट करते हो, पॉइंट मिस कर रहा हूँ मैं। तो डोमेन में तो आप कोई रेंज क्या होगा इसका? हमेशा वही होगा, हाइपोटेन्यूस बड़ा होगा और एडजेसेंट क्या होगा? छोटा होगा। तो इसका भी रेंज क्या आएगा? -1 से लेकर 1 तक आएगा। समझ में आया? हाँ, ये दोनों को लिखो और इसका एक्सप्लेनेशन लिखो कि क्यों ऐसा हो रहा है। अपनी भाषा में कहीं पे साइड में लिख लो, लिखो जल्दी, ठीक है। अब मसला कहाँ आता है? मालूम है? मसला आता है 10 का वैल्यू पर, 10 के डोमेन और रेंज पर, ठीक है ना। अब ये 10 और इसके डोमेन और रेंज पे क्या होगा ये देखते हैं। मैं यहीं लिखता हूँ मिटाकर इस पर। चलो ध्यान से देखो ज़रा, ये पार्ट ध्यान से देखना, क्योंकि आगे के जो 3 जो तुम्हें बताने हैं कर, वो अगर 10 को समझोगे तो समझ आएगा कि इसका डोमेन और रेंज कैसा होगा। हालांकि कई जगहों पर सिर्फ लिखा के हटा देंगे, इतना डिटेल में बताएंगे नहीं। मेरा पेन, हाँ पहले देखते हैं डोमेन। डोमेन यानी कि इनपुट देना है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी इनपुट वही दे देते हैं। नहीं, tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा। क्या आपको नहीं लगता कि डिनोमिनेटर का जो cos थीटा है वो कभी कभी 0 भी हो जाता है, नाराज़ हो जाता है? cos का कौन सा वैल्यू 0 होता है? cos 90। स्टार्टिंग में वो 0 है तो ये यहाँ पे 0 होगा, तो cos 90 क्या होता है? 0 होता है। तो ये cos जो है π/2 पर 0 होता है, और इसके ऑड मल्टीपल्स पर ये 0 होता है। मतलब अब किस पे 0 होगा? आगे 3π/2 पर 0 होगा, फिर किस पे होगा?
5 पाई बाई 2 पर 0 होगा। ये पीरियोडिसिटी आगे पढ़ोगे तो समझ आएगा। फिर किस पे 0 होगा, 7 पाई बाई 2 पर क्या होगा, 0 होगा। तो मैं नहीं चाहूँगा ना, अगर मैं इसका जब डोमेन ले रहा हूँ तो मैं नहीं चाहूँगा ना मैं इनवैलिड नंबर निकालूँ यहाँ पर, मतलब नॉट डिफाइंड जो बोलते हैं, सॉरी इनवैलिड नहीं बोलते, नॉट डिफाइंड जो, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो मैं वो सारे नंबर्स तो चाहता नहीं। तो जब मैं इनपुट दूंगा इसको, जैसे सनी को इनपुट दे रहे थे तो नो वेजीज, तो इसको जब इनपुट देंगे तो नो ये वाले नंबर। अब ये वाले नंबर लिखते तो नहीं बैठेंगे ना अपन, इसका कोई जनरल फॉर्म बना के देंगे ना। जैसे एपी में आपने जनरल फॉर्म पढ़ा था, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, या ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। हाँ निहाल, तुम्हारा फॉर्मूला अलग था, तुम्हारा ए एन था, तो ए एन से याद दिला रहा हूँ, ठीक है ना, ये बात है। तो इसे जनरलाइज कैसे करेंगे, किसी भी ऑड नंबर को जनरलाइज कैसे करते हैं, इवन नंबर को जनरलाइज करना है तो कैसे करेंगे, 2n बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है ना, तो ऑड नंबर 2n प्लस 1 होगा या नहीं होगा, होगा। तो मैं जब जैसे सनी को नो वेजीज लिखते थे तो इसके डोमेन में सारे रियल नंबर आएंगे, पर क्या नहीं आएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, एन की जगह कुछ भी रख दो, ये बाहर वाला नंबर मिल जाएगा, इंटू क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 2। अरे समझ आ रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो ये एक ऑड नंबर बनेगा ना, जो भी बनाओगे ये ऑड ही बनेगा, क्योंकि 2n क्या बनता है, इवन बनता है, प्लस 1 लगाओगे तो ऑड ही बनेगा ना, नहीं, हाँ यकीन नहीं हो रहा सेफ को, भरोसा नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं जब अकेले पढ़ाता हूँ ना तो मुझे मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन मिलता है ना, मुझे रिएक्शन देखने की आदत है। सर पढ़ा लेते हैं, मेरे को नहीं आता, ठीक है, मेरे को बड़ा बोर होता है, मैंने क्या अभी क्या अकेले बोलने का, दूसरी खिड़की से सामने की बिल्डिंग से कोई देखता होगा तो पता नहीं क्या सोचता होगा, ठीक है। रेंज में क्या आ सकता है इसके अंदर, रेंज के अंदर तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, अब इसकी वैल्यू जो लेंगे रेंज के अंदर, यानी कि आउटपुट, रुक जाओ लाइट गई है कि चेक करना पड़ेगा, चलो ठीक है, हाँ इन्वर्टर से, ऐसे तो कंप्रेसर ख़राब है। इसकी रेंज जो है हालांकि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, पर इसका जस्टिफिकेशन मैं आपको क्या दूंगा, माइनस, क्योंकि इसमें कोई ऐसा वो नहीं है ना, बाउंडेशन नहीं है आपके पास। अगर 10 का फॉर्मूला क्या बनेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बनेगा, ये बनेगा या नहीं बनेगा। अब अपोजिट एडजेसेंट में तो कोई भी बड़ा हो सकता है ना, हाइपोटेनियस था तो उन लोगों का रेस्ट्रिक्शन था कि हाइपोटेनियस ही बड़ा होगा, तो यहाँ पर इसलिए इसका रेंज कहाँ से आएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। समझ में आया। तो इस तरह से तुम्हारे यहाँ पे बेसिक्स कंप्लीट होता है, इसका पूरा नहीं कंप्लीट हुआ, थोड़ा और बाकी है, समझ गए, लिख लो इसको।